हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोयम, ऑन डिमांड पोयम, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. यीट्स। विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा लिखी गई, कंपोज की गई बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लिरिकल पोयम को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ऑन डिमांड थी, और इसके अलावा एक दो पोयम्स और हैं जो कि आप सभी की बहुत डिमांड है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे बराबर मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि इस समय हमारा पूरा फोकस ऐप के ऊपर 15 से 20 यूनिट जितने भी ये वो कंप्लीट करना है, उसकी काफी हद तक पीपीटीज और जो पीडीएफ्स वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अपलोडेड भी हैं। और आज आप सभी के लिए गिफ्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सीरियसली एक छोटा सा ही सही, लेकिन आप सभी के लिए, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट है। स्पेशली एमपी ग्रेड 2 मेंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से या ऐप पर या कहीं से भी, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जरूर है आज, ठीक है। सो हर बार की तरह ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो यूनिट 13 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. यीट्स, एंड हियर शशांक द मास्टर। सो लेट्स गो, चलिए। सो जैसा कि विलियम बटलर ईस्ट रिस्पेक्टेड सर का बहुत ही प्यारा सा फोटो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा ट्रिब्यूट रहता है ये हमारी पूरी टीम की तरफ से। सो अबाउट द पोएट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी पीडीएफ के अंदर तो आपको पता है कि बहुत ही डिटेल में हम लोग मेंशन करते हैं, और ये आप लोगों का प्यार ही है, सो दैट कि हम लोग इतना नेक्स्ट लेवल कंटेंट तैयार कर पा रहे हैं, और महादेव का आशीर्वाद, माता सरस्वती की कृपा है। सो विलियम बटलर ईस्ट, फुल नाम जरूर याद रखिए, W.B. यीट्स का कभी कभी मिडिल नेम फुल नेम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो विलियम बटलर ईस्ट, जिनका जन्म मुझे 13 जून 1865 को हुआ था। डेथ के बारे में अगर बात करें, 28 जनवरी 1939 को उनकी डेथ हो गई थी। वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड राइटर, एंड वन ऑफ द फॉरमेस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। यानी कि आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, राइटर थे, और बहुत ही प्रोमिनेंट, यानी कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर थे 20th सेंचुरी लिटरेचर के। अब यहां पर स्टार बना के लिखा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग। सो क्या मतलब है? काफी इजी है। अ फॉरमोस्ट फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट पर्सन और बेस्ट थिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। सिनोनिम्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास, पैरामाउंट, प्रिंसिपल, चीफ, प्राइम, एटसेट्रा। यानी कि काफी प्राइम फिगर थे 20th सेंचुरी आयरिश इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है। और अब अगर बात करें इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में, कुछ प्रीमियम है, ये ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो द काउंटेस कैथरीन 1892, द किंग्स थ्रेशोल्ड 1904, इसके अलावा द लैंड ऑफ हार्ट डिजायर 1894, एंड डियरड्री 1907, कैथलीन नी होलहेन 1902। ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि पीडीएफ में आपको मेंशन करे गए। यहां पर वीडियो में मैं कम से कम टाइम में आपका थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लेवल तक का कंटेंट कराने का प्रयास करता हूं, बिकॉज समय कम रहता है, इसलिए थोड़ी सी और अगर बात करें नोटेबल पोम्स के बारे में अगर बात करें, द सेकेंड कमिंग, इसके अलावा सेलिंग टू बाइजेंटियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड 1 के मेंस में भी थी ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका एक बहुत प्रोमिनेंट वर्क है, पोएम है। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये तो हमारे सिलेबस में भी है। इसके अलावा ईस्टर 1916 एंड द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये भी हमारे सिलेबस में है, क्लास 9th में मेंशन है आल्दो, जिसको हम आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो कवर कर रहे हैं। सो नोटेबल पोम्स हमने देख ली। आगे अगर बात करें, बहुत शिकायतें रहती सर आप लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं मेंशन करते हैं। सो इस बार नाम मेंशन कर दिया, जॉर्जिया जी के साथ इनका विवाह हुआ था। और ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से देख लेना रिस्पेक्टेड टीचर्स। एबे थिएटर के बारे में जरूर जान के चलिए। सो ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड के बारे में अगर बात करें तो एबे थिएटर, ठीक है, राइमर्स क्लब एंड नेशनल लिटरेरी सोसाइटी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे प्रोमिनेंट अवार्ड इनको मिले हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट सबसे मुझे लगा, और जो कि है भी अपने आप में, द नोबेल प्राइज, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923 में। तो नोबेल प्राइज इनको कौन से ईयर मिला, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबे थिएटर से इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन डीपली आगे मैंने मेंशन किया है, वो भी और डिटेल में थोड़ा सा। सो आगे और थोड़ा सा और बात करें, इन्फ्लुएंस बाय, तो किससे प्रभावित रहे? T.S. एलियट, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। एज के बारे में बात करें तो आयरिश लिटरेरी रेनेसांस 20th सेंचुरी, अ प्रोटेस्टेंट ऑफ एंग्लो आयरिश डिसेंट, ये प्रोटेस्टेंट रहे एंग्लो आयरिश डिसेंट के। बेसिकली अगर हम क्लास 10 की हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा जाएंगे तो ये क्रिश्चियनिटी की दो सेगमेंट है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये होता है उसमें क्रिश्चियनिटी के अंदर। ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुना है, इसके भी मैं उतना बता रहा हूं
कि क्रिश्चियनिटी की दो सेगमेंट है, जैसे कि मुस्लिम वर्ग में भी होते हैं शिया सुन्नी, जहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वही है ना कि रिलीजियस टॉपिक के ऊपर कुछ कहना ना अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप हो जाता है, तो जितना है उतना। और इसीलिए कह देता हूं कि अगर कभी गलती से कुछ गलत जानकारी मुंह से निकल जाती है तो सिर्फ टंग ऑफ स्लिप का ही वो मान के चले, अदरवाइज इंटेंशन कभी गलत नहीं होते किसी भी टीचर्स के। सो क्षमा प्रार्थी अगर कुछ ऐसी ऊपर नीचे अगर हो जाती है, वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आई अपोलोजाइज अगर कुछ हो जाता है ऊपर नीचे तो। एनीवे, एबे जैसा कि कहा था, सो इन 1899 यीट्स, लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन एंड जॉर्ज मूरे फाउंडेड द आयरिश लिटरेरी थिएटर टू प्रमोट आयरिश प्लेज, यानी कि आयरिश प्लेज को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने इन 1899 में एबे थिएटर को निर्माण करा था इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है सीरियसली, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है एबे थिएटर से संबंधित। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की आपको अबाउट द पोएट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो हम लोग प्लान करके गए हैं वो अच्छे से कवर हुई होगी। अब अबाउट द पोएम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज अ 12 लाइन पोएम comprising 3 quatrains written by William Butler Yeats in 1888 and first published in the National Observer in 1890। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रिस्पेक्टिव टीचर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है 12 लाइन की पोएम है जिसमें 3 क्वार्टरेंस है। और हम सब जानते हैं अच्छे से भली बात इतने समय का जो हमारा साथ रहा है, क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन, जिस स्टेंजा में 4 लाइनें होती हैं उसको हम क्वार्टरेंस बोलते हैं। तो 3 क्वार्टरेंस है, इट मींस 4 into 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 लाइन की पोएम है, 3 क्वार्टरेंस है, जो कि विलियम बटलर द्वारा लिखी गई थी 1888 में और पहली बार ये पब्लिश कब हुई थी? नेशनल ऑब्जर्वर में 1890 में। ध्यान रखना इसको दोबारा से रिपब्लिश कराया गया है, जो कि मेंशन भी है नीचे। इट वाज रीप्रिंटेड इन द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लीजेंड्स एंड लिरिक्स 1892। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार कब पब्लिश हुई है उसका ईयर ध्यान रखना है, दोबारा कब पब्लिश हुई है उसका भी ईयर आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल ऑब्जर्वर क्या है, बच्चों के कुछ उस टाइम पे टाइम माइंड में डाउट रहता है कभी कभी, जितने भी एस्पिरेंट है। तो नेशनल ऑब्जर्वर एक पब्लिकेशन है, बस इतना आप ध्यान रखें। सो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एग्जाम्प्लिफाइज द स्टाइल ऑफ द सेल्टिक रिवाइवल। इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट वाज आयरिश इन ओरिजिन rather than one that adhered to the standards set by English poets and critics. What does it mean? The Lake Isle of Innisfree सेल्टिक रिवाइवल की शैली का एक उदाहरण है, बहुत शानदार एग्जांपल है। और ये पोएम बेसिकली एक ऐसा रूप बनाने का प्रयास है जो इंग्लिश पोएट हैं और जो क्रिटिसिक्स हैं, आलोचक, उनके द्वारा जो निर्धारित मानक है और उनका पालन करने के बजाय ये मूल रूप से आयरिश टाइप की पोएम लिखी गई है, यानी कि एक अपने ही लेवल पर तैयार की गई पोएम है, जो कि जो इंग्लिश पोएट्स ने जो एक मानक तैयार करा था कि हाँ पोएम्स ऐसी लिखी जाती है, तो उसको थोड़ा सा साइड में करते हुए इन्होंने अपने लेवल पर एक पोएम जबरदस्त वे में प्लान करी है। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं। सो ये क्विक ग्लैंस है, स्क्रीनशॉट की नोट जरूर बना के चलिए यहां पर कि एग्जाम टाइम पीरियड पे डायरेक्ट पोएट कौन है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के? विलियम बटलर ईस्ट। कब लिखी गई है? 1888 में। फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1890 में। कहां पर? नेशनल ऑब्जर्वर में। रीप्रिंटेड हुई थी कब? 1892 में। किसमें? द काउंटेस कैथरीन एंड वेरियस लीजेंड एंड लिरिक्स इन। ब्रीफ स्ट्रक्चर क्या है? 12 लाइन की पोएम है। इसके अलावा 3 इसमें क्या है? क्वाड्रेंस है। राइम स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पर 2 ऑब्लिक करके लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एबी इसकी राइम स्कीम है, लेकिन अगर मान लो कभी ऑप्शन में नहीं दिया एबी सीडी EF EF, क्योंकि जितने भी तीनों क्वाड्रेंस हैं इसके सेम चलेगी, लेकिन 1-2 जगह मैंने इसको देखा था सॉरी। तो 1-2 जगह देखा तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात अगर आने लगी तो हम लोगों ने वो मेंशन कर रखा है। ध्यान देना, पहली प्रायोरिटी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो एबी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो एबी को प्राथमिकता देना। ये दोनों कभी साथ में पूछे जा ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो फिर बात अलग है, ठीक है, बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है। लेकिन एबी को प्राथमिकता पे रखेंगे। अगर एबी नहीं दी जाती है तो हम इसको प्राथमिकता पे रखेंगे। मीटर के बारे में अगर बात करें, आयम्बिक हेक्सामीटर एंड आयम्बिक मीटर इस पोएम के अंदर यूज किया गया है। इसके अलावा जेनरा के बारे में अगर बात करें, लिरिकल पोएम है, एक म्यूजिकल टाइप की पोएम है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है। तो एक क्विक ग्लैंस है जिससे हमें एक काफी ब्रीफ और अच्छा आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के बारे में। सो दिस पोएम इज अ लिरिक। ये पोएम एक लिरिकल पोएम है भाई साहब, अच्छी बात है। इट इज अ म्यूजिकल पोएम, जो कि आगे मेंशन कर दिया। इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग
फॉर द पीस, ओके, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, अ प्लेस वेयर स्पेंट लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। स्टार बना के लिखा है, मीना है। अ पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइस, वायलेंस, वरी। सो इट एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है बेसिकली चाहत रखना, किसी चीज की लालसा होना, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो पोएम है बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि जो पोएट हमारे विलियम बटलर, उनकी चाहत है शांति की, ट्रैंक्विलिटी की, यानी कि ट्रैंक्विलिटी का मतलब रहता है एकदम शांत चित्त, बिल्कुल कामनेस वाला कॉन्सेप्ट। तो शांत, पीस की, ट्रैंक्विलिटी की उनकी चाह है, कहाँ की, इनिसफ्री की। और इनिसफ्री क्या है, अ प्लेस, एक जगह है, वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहां पर उन्होंने एज अ बॉय अपना काफी समय स्पेंड किया है। इनिसफ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस, जैसा कि मेंशन भी किया कि इनिसफ्री क्या है, एक जगह का नाम है। इट इज अ वेरी क्वाइट प्लेस, काफी शांत प्लेस है। एंड दैट इज द रीजन, और ये वो कारण है, यही वो कारण है, द पोएट वांट्स टू गो देयर, जिससे वो पोएट हमारे वहां पर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी शांत जगह है। ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस, और पोएट ने, विलियम बटलर ईस्ट जी ने अपना बचपन जो है उस जगह पर वहां पर बिताया है, ये ध्यान रखना। ही हैज वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस, और उस जगह से काफी ज्यादा मीठी मीठी इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। दैट इज वाई ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्प्री, और इसलिए जो है ये लेक आइलैंड ऑफ इनिस्प्री पर जाना चाहते हैं। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स कि यहां की बात वहां तक बड़े प्रेम पूर्वक आप तक पहुंच रही होगी। आगे बात करते हैं थीम के बारे में। अगर बात करें तो नेचर एंड ट्रैंक्विलिटी, इसके अलावा एस्केप फ्रॉम अर्बन लाइफ, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, इसके अलावा रोमांटिक आइडियलिज्म, ये थीम है इसकी। कभी डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, तो ये आपके पास में 4 मैंने थीम तैयार करी है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक ब्रीफ समरी हो जाए, उसके बाद लाइन बाय लाइन बड़े प्यारे प्यारे फोटो के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हम समरी के बारे में, एक ब्रीफ समरी देखेंगे, उसको लाइन में ट्रांसलेट करेंगे अच्छे से। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड, व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यानी कि जो पोएट है उसको अपने अतीत, अपने पास्ट, अपने लड़कपन की याद आती है जब उन्होंने शांतिपूर्ण लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री का दौरा किया था। और ये कब किया था? बचपन में, हम सब जानते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहते हैं। एंड सेज, कहते हैं, दैट ही विल लीव देयर ऑल अलोन, वो वहां पर रहेंगे भाई साहब, और अकेले रहेंगे। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन, वहां पर वो एक स्मॉल कैबिन बनाएंगे विद अ क्ले एंड वेटल्स, जो कि क्ले और वेटल्स का बना होगा। ये क्या होते हैं आपको दिखाऊंगा, चिकनी मिट्टी और वो जो लकड़ियां वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं। ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी हाइव, वहां पर वो ग्रो बीन्स करेंगे, और इसके अलावा हनी बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, फॉर हनी टू सर्वाइव ऑन, काफी मधुमक्खियों से काफी प्रेम है इनको, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक, और उस लेक के आसपास में जो भी पीसफुल सराउंडिंग्स है उसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने बहुत शानदार तरीके से। द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द लेक, लेक के चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो भी पीसफुल चीजें उनको दिखती है, महसूस करते हैं, ये उसको बहुत ही शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, क्या क्या बताया गया? ही सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, द शाइनिंग स्टार्स, द ग्लोइंग सन एंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस, ये सारी चीजें उनको शांति प्रोवाइड कराती है। दैट्स वाई ये वहां पर जाना चाहते हैं, और इसीलिए उनको इनिस्फ्री जगह से इतना प्रेम है। आशा करता हूं इसको टीचर के अभी समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे बात करते हैं। ही फील्स रिलैक्स्ड टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग्स। क्रिकेट क्या है आगे थोड़ा सा और डिटेल में करें, फटाफट से कमेंट बॉक्स बताइए, क्योंकि काफी इजी है और आपने कवर किया होगा अच्छे से। सो ही फील्स रिलैक्स टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग। क्रिकेट बेसिकली एक इंसेक्ट होता है, तो उस इंसेक्ट की जो सॉन्ग है, साउंड है, उसको सुनकर काफी सुखद अनुभव होता है इनको। द पोएट फील्स अर्जेंसी टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और पोएट को ये सारी बातें याद आती है तो उनको एक अर्जेंसी से लगती है कि हाँ मुझे वहां पर जाना है। इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, यानी कि इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, दिल के एक कोने में, गहराई में, ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर्स, वो कहीं ना कहीं उस लेक वाटर की आवाज को, साउंड को सुन सकते हैं। हिटिंग द शोर, जो कि उनके दिल में कहीं ना कहीं एक शोर मचा रही है, ठीक है, हिट कर रही बार बार। इट इज एज इफ द लेक इज कॉलिंग हिम, इट इज एज इफ द लेक इज कॉलिंग, ऐसा लग रहा है कि मानो जो लेक है वो उनको बुला रहा है। ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर, हर जगह उनको वही साउंड सुनाई दे रहा है। इधर ऑन द क्राउडेड रोड, मतलब भीड़ वाले रोड में,
इसके अलावा द ग्रे कलर्ड ऑफ पेमेंट्स, फुटपाथ वगैरह है शहर में, वहां पर भी अगर कभी खड़े होते तो वहां पर भी उसको याद आती है। इन विच ही लिव्स, जहां पर वो रहते हैं बेसिकली। दिस इंडिकेट्स, ये चीजें बताती है, दर्शाती है दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग ऑफ नेचर। ये बता रही है चीजें कि भैया वो आर्टिफिशियल लाइफ जो है शहर की, उससे दूर हटकर वो कहां जाना चाह रहे हैं, नेचर की सराउंडिंग में पीस के लिए, यानी शांति के लिए वहां पर जाना चाहते हैं। तो एक ब्रीफ समरी थी इसकी जो मैंने मेंशन करी है। अब हम इसको करेंगे लाइन बाय लाइन कवर, और ये रहे आपके सामने पहला स्टेंजा। नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं जो कि आपको टफ लगेंगे, इसके अलावा और बातें करेंगे, काफी कुछ करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। सो ये पोएम का टेक्स्ट है, स्टेंजा फर्स्ट। क्या लिखा है? आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूं यहां पे। जब ये पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, जब ये इनके मन में एक ख्याल आती है कि हाँ मुझे लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में जाना है, तो ये उस टाइम पीरियड पर कहां पर रहते हैं, ठीक है, कौन सी जगह पर है, आयरलैंड में है या फिर कहीं और है, उस जगह का आप नाम बताइए। ये अच्छा प्राइम क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, कहां जाऊंगा? इनिसफ्री, और हम सब जानते हैं अच्छे से इतना डिस्कस करने के बाद में कि इनिसफ्री एक जगह का नाम है, ठीक है, एक आइलैंड है। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां पर मैं क्या बनाऊंगा? एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे से फोटो लगाए रिस्पेक्ट टीचर, सो दैट कि मैं यहां की बात को वहां तक बड़े प्रेम पूर्वक आप तक पहुंचा सकूं। तो ये स्मॉल केबिन कुछ इस तरीके से बनाने का प्लान है इनका, हालांकि ये तो मैंने बना दिया इस मतलब फोटो से। सो ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो स्मॉल केबिन वो बनाएंगे वो क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी और वेटल्स का बना रहेगा, लकड़ियां रहती हैं वैसी, तो केटल्स आप देख सकते हैं, तो उसका ये केबिन बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पर वो 9 बीन रोज भी प्लान करेंगे, और ये रही आपकी 9 बीन रोज इस तरीके से, ठीक है। अ हाई फॉर द हनी बी, और वहां पर ये मधुमक्खी का छत्ता भी लगाएंगे, जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा आप सभी को, क्योंकि इनको मधुमक्खी की बस की आवाज जो होती है, बीज बीज जो घूं 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 करती रहती है, उसकी आवाज सुनना इनको काफी पसंद है। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और वहां पर जो है ये अकेले रहेंगे। और बी लाउड ग्लैड मतलब क्या है? ये वाला प्लेस जहां पर ये प्लेस जो है इसको बी लाउड और ग्लैड मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि वहां पर ये अकेले रहेंगे कुछ ऐसी जगह पे जहां पर खाली जगह हो और पानी हो, वो जगह इनको काफी सुखद अनुभव देगी, काफी ये वहां पर रह के खुशी का अनुभव करेंगे। सो ये शुरू की 4 लाइनों का मतलब है। वर्ड मीनिंग हम मेंशन करेंगे, अराइज स्टैंड अप, केबिन रूम, वेटल्स ट्विस्टेड स्टिक फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, ग्लैड मींस क्लियरिंग ओपन स्पेस, तो जैसा कि यहां पर मेंशन किया गया है ग्लैड। बी लाउड रेफर्स टू द साउंड ऑफ मेड बाय द बजिंग ऑफ द बीज, यानी कि मधुमक्खी की जो आवाज होती है उसको। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं विलियम बटलर ईस्ट? अब मैं उठूंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा, वहां पर मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा जो कि क्ले और वेटल्स का बना होगा। 9 बीन रोज को मैं वहां पर बनाऊंगा, ए हाई यानी कि मधुमक्खी का छत्ता भी लगाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे मधुमक्खी की आवाज सुनना है। इसके अलावा एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और एक ओपन स्पेस पे मैं वहां पर रहूंगा, और यहां पर ये चीज मुझे जो है काफी खुशी देगी, यानी कि मुझे काफी हैप्पीनेस फील होगी, अकेला रहूंगा उस ओपन स्पेस पर। चलिए देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की, हम सभी जानते हैं अच्छे से, बिकॉज हम इस समय अल्टीमेटली आप और हम कुछ सीनियर होंगे, कुछ हम उम्र होंगे, कुछ छोटे जूनियर होंगे। सो एक पोयम के इनर वर्ड्स कुछ और रहते हैं और उसके आउटर वर्ड्स कुछ और रहते हैं, और पोयम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस टाइम पीरियड पर पोएट ने इस पोयम को लिखा है, मेंशन किया है, उस टाइम पीरियड पर उनकी मनोदशा क्या थी, वो क्या लिख रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे, जस्ट बिकॉज कि हम सब जानते हैं कि कम से कम शब्दों में वो नेक्स्ट लेवल की चीज को दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए तो ये जो डिफरेंस होता है कि एक पैराग्राफ को पढ़ना कितना आसान होता है कि बस लाइन पढ़ी और खटाक से ट्रांसलेट कर दिया, ये ट्रांसलेट करने के लिए अपने आप को उस जगह पर रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या माइंड ने उनकी मानसिकता थी, तब इसको हम अपने शब्दों में बयां कर पाएंगे, ठीक है। सो आशा करता हूं कि यहां की बात वहां तक पहुंच रही होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ये सारे फोटोग्राफ्स लगाए इसीलिए सो दैट कि आप अपना कनेक्शन बिठा सके इससे। स्टेंजा 2 की तरफ चलते हैं। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, तो जैसा कि हमने बताया कि वो जगह ओपन स्पेस जहां पर वो अकेले रहेंगे, वो जगह इनको काफी शांति प्रदान करेगी, काफी सुखद अनुभव होगा इनको। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यानी कि ये जो है फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि जो शांति उनको मिलेगी, जो शांति का अनुभव होगा वो काफी स्लोली होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम पीरियड पर हम सब जानते हैं जो ओस की बूंदें होती हैं पत्तों पर किस तरीके से वो जमी रहती है, धीरे धीरे वो हटती है कब? जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो वो वही बता रहे हैं विद द क्रिकेट सिंग्स। और क्रिकेट क्या है? एक इंसेक्ट है, यहां आपको देखने को मिलेगा, वो रहा क्रिकेट हमारा, ठीक है।
जहां पर वो क्रिकेट जो है गाता है, गुनगुनाता है, और वहां पर ये शांति जो है उनको धीरे 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 मिलने लगेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। रात में तो वो तारों को टिमटिमाते, ग्लीमर मतलब चमकना, हम सब जानते हैं टिमटिमाना। तो देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, रात में वो तारों को टिमटिमाते हुए, चमकते हुए देखना चाहते हैं। एंड नून और पर्पल ग्लो, अब ये इवनिंग जैसा लग रहा है लेकिन पर्पल ग्लो, मुझे यही फोटो मिला तो मैंने लगा दिया। तो यहां की बात को वहां तक पहुंचाइएगा रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। नून में उनको एक पर्पल ग्लो देखने को फील आना चाहिए। एक मिनट यार, फोन आ गया, इसको थोड़ा सा भी साइड में रखते हैं। हाँ, तो रात में तो वो तारों को टिमटिमाते हुए देखना चाहते हैं, और नून में पर्पल ग्लो, जो धूप की पर्पल ग्लो उनको देखने को मिलती है, उसको देखने के बाद में काफी सुखद अनुभव फील करेंगे। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनिट स्विंग, और शाम को वो जो है, जो लिनिट है उसके पंखों को देखना चाहते हैं। लिनिट एक प्रकार का ये बर्ड है, इसके पंखों को उड़ता हुआ, जब ये उड़ेगा तो उसके पंख खुलेंगे, उसको ये देखना चाहते हैं हमारे पोएट। वेल्स क्या है? अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn by women of protected hide the face। एंड क्रिकेट क्या है? एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रास हॉपर्स बट विद शॉर्टर लेग्स। एंड बाकी सारी चीजें लिखी, लिनिट एक स्मॉल ब्राउन है, ग्रे कलर का, ग्लीमर मींस समथिंग विच इज शाइनिंग, जो कि चमक रहा हो, ठीक है। कंक्लूड कर लेते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ को। तो जैसा कि लास्ट फर्स्ट स्टेज में एंडिंग लाइन हमारी थी कि वहां पर उनको कुछ शांति का अनुभव होगा, तो वो आगे उसी चीज को कंटिन्यू करते कि आई शैल हैव सम पीस देयर, यानी कि इस जगह पर आने पर, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री पर आने पर मुझे शांति का अनुभव होगा। और ये जो शांति मिलेगी ये काफी स्लोली आएगी, और स्लोली कुछ इस तरीके से, एक मिनट, स्लोली कुछ इस तरीके से, जैसे कि जो धूप होती है जब सवेरे, हम सब जानते हैं कि जो ओस होती है वो उसकी जो बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स होती है, वो धीरे धीरे जब सनलाइट आती है उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक हटने लगती है, तो वो स्लोली हटती है, इसलिए वही धीरे धीरे उनको शांति का अनुभव होगा। इसके अलावा रात में वो तारों को टिमटिमाते हुए देखना चाहते हैं, और दोपहर में वो पर्पल ग्लो को देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा इवनिंग फुल ऑफ द लिनिट स्विंग्स, और इवनिंग में वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्या प्लान करना चाह रहे हैं, वो लिनिट के पंखों को देखना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और थर्ड और लास्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब बताइए यहाँ पर किसका वो हो रहा है, रिपीटिशन, यानी कि जो हमारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री उसमें रिपीट फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज हो रहा है, बताइए। चलिए हिंट नहीं देता हूं, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। स्टेज थर्ड के बारे में बात करें तो आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और इसी के बारे में पूरे दिन रात में सोचता रहता हूं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, यानी कि जो लेप वाटर है उसके पानी की जो आवाज है उनके दिल में बराबर वो गूंजती रहती है, सुनती रहती है, यानी कि उनके कानों में यही आवाज बराबर चलती रहती है पानी की। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और कब ये आवाज सुनने को मिलती है, जब वो रोडवे पर खड़े होते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट्स होता है, जो पेमेंट्स मतलब जो फुटपाथ वगैरह, तो जब वहां पर ये खड़े रहते हैं तो उनको लेक वाटर लैपिंग की जो साउंड होती है वो उनको बराबर सुनने को मिलती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे दिल के कहीं कोने में, गहराई में मुझे ये आवाज जो है बराबर सुनने को मिलती रहती है, आवाज ही गूंजती रहती है। वर्ड मीनिंग के बारे में बात करें तो नाइट एंड डे, ऑल द टाइम, यानी कि पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचता हूं कि अब मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा, यानी कि कहीं तो है ये, शायद लंदन में तो नहीं है, देखना एक बार। लैपिंग स्ट्राइकिंग, लैपिंग मतलब क्या होता है, स्ट्राइकिंग। हार्ट स्कोर, यानी कि द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो इस तरीके से रिस्पेक्टेड टीचर की हमने थर्ड स्टैंजा भी कवर कर लिया। एक बार लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, इस स्टैंजा का। तो लास्ट वाला स्टैंजा हमें बताता है कि अब मैं उठूंगा, विलियम बटलर इस कहते हैं, अब मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा, और इसी के बारे में ऑल द टाइम मैं सोचता रहता हूं। और जब मैं रोडवे पर खड़ा रहूंगा या फुटपाथ पर खड़ा रहूंगा तो जो लेक वाटर है इसका जो लैपिंग साउंड है अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं मुझे बराबर सुनाई देता रहता है, टच करता रहता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और कहीं मेरे दिल के कोने में, गहराई में मुझे ये आवाज जो है बराबर सुनाई देती रहती है। ठीक है, सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के तीनों स्टेंजा जो है हमने अच्छे से कवर किए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्या मेंशन किया है। चलिए, तो फोटोज है जो कि आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे पेमेंट्स ग्रे। इसके अलावा ये है, क्या है भाई साहब, अब बताइए इसमें कहां से इसको आप कनेक्ट बिठाएंगे। ठीक है, लेक वाटर लैपिंग साउंड विद द साउंड, लेक वाटर वाला बनाया होगा तो ये आवाज पानी की बराबर उनको सुनाई देती रहती होगी। अब टास्क क्या है पोएटिक डिवाइस के बारे में, 4 मैंने लिखी है यहां पर। एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, आगे लिखा है बस। इसका मतलब यह है कि अगर इसके अलावा भी कोई और पोएटिक डिवाइसेस है तो वो आप मुझे बताइए कहां पर। इसके अलावा जो ये एलिट्रेशन वगैरह मैंने मेंशन करी है ये कहां कहां पर यूज हुआ है। और एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव लाइन। तो चलो बताइए, तो जल्दी से बताइए। देखते हैं कि आपकी ये देखो 9 to 12 में अगर बात करें, 9 10th वाला जो सिलेबस आपके इसमें दिया गया, सबसे ज्यादा जो टिपिकल टास्क है आपके लिए वो
पोम्स है, इसलिए पोम्स को रिस्पेक्ट टीचर अच्छे से कवर करके चलना, क्योंकि प्रोज को तो लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, यहां पर सबसे ज्यादा पोएटिक डिवाइस आपको परेशान करेगी, वर्ड मीनिंग परेशान करेंगे, ये सारी चीजें है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डू अपडेट इन कमेंट बॉक्स रिस्पेक्टेड टीचर्स कि कौन कौन से इसमें, ये 4 मैंने बता दिए, एक दो और हैं, ठीक है, इतनी हिंट दे दी। अब लास्ट में जो आपकी गिफ्ट की बात थी, मैं भूल जाता हूं लेकिन इस बार मुझे याद रह गया कि हाँ आप सभी के लिए गिफ्ट है, तो मेंशन किया है, योर फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, जो आपकी टेस्ट सीरीज, अब मैं बता देता हूं, मैं समझ गया, टेस्ट सीरीज जो आपकी अपलोड होनी थी आज से, उसका पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी है, अपलोड हो चुका है। इसके अलावा महादेव की कृपा से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से दिल से कहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को सच में अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक करके आइए वहां पर, और इतने नेक्स्ट लेवल का पेपर तैयार किया गया, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत सरल है, एक जो जेन्युइन तरीके का पेपर बनना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को पूरा शेयर किया है, साथ में जो और हमारे सीनियर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे मिलने के बाद में ये पेपर तैयार किया, उनको दिखाने के बाद उन पे सील लगाई है, उनकी इनकी मोहर लगी, हाँ सर ये पेपर एक ग्रेड 2 लेवल का मेंस के एग्जाम के स्तर का पेपर बनाया गया आप सभी का। तो आपके लिए पहला मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप जाइए, अपना पेपर का एनालिसिस करिए, और बाकी की जो 9 मॉक टेस्ट है वो पेड रहेंगे जिन्होंने हमसे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कंपलसरी नहीं, देखो ऐसा नहीं। और लास्ट में मैं आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा सीरियसली, सबसे पहले टास्क कंप्लीट करेंगे यार, देखो 1 बाय 1 करके, वरना हवाबाजी बहुत हो जाती है। सो बस गिफ्ट आप सभी के लिए ये है, पहला टेस्ट है, अपनी प्रिपरेशन को आप चेक करिए, सो दैट कि आपके पास अभी इनफ टाइम है, आई थिंक 1 मंथ मिलेगा भी आपको, सो आप अपनी एक प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। सो मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, सभी के लिए वो फ्री है, बाकी जो हमारे साथ जुड़े उन्हीं के लिए, और साथ में कंटेंट वगैरह भी कंप्लीट हो गया, 15 16 19 20 यूनिट पूरी डल चुकी है पीडीएफ पे, एक पोएम रह गई शायद, वो फर्स्ट वाली 15 वाली की, आज रात 12 तक अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा बाकी कंटेंट भी आपका अपलोड होता जाएगा। सो बस इतनी सी कहानी थी जो आप तक पहुंचानी थी, और आशा करता हूं कि ये कहानी हमारी आप तक पहुंच गई होगी, और बस इतनी सी बात थी। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।